प्रदेश के पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शिवशेखर शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित श्री रजनीश कायस्थ जी, सुनील मिश्रा जी, श्री संजय राजदान जी, आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री विनय त्यागी जी, और मंच के सामने बैठे हुए जब मैं देखता हूं पुनीत चटवाल जी का अभी अभिनंदन किया गया और पुनीत जी जब अपने अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कैंसिलेशन अलाउ करेंगे 48 आवर्स तक, हम कमीशन जो एफआर कमीशन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं वो देंगे, 20 करोड़ रुपया हम मार्केटिंग के लिए खर्च करेंगे। थोड़ा इधर उधर मुझे दिखता रहेगा, तब मुझे इस बात का पक्का भरोसा हो गया कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस जो पिछले साल में इंडियन होटल्स ने किया, अब की बार उससे ज्यादा करने वाले। और ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में जितना बिजनेस, जितना इनका पोटेंशियल है, जितने इनकी रूम साइज है, जितना इनका क्षमता है, उससे ज्यादा बिजनेस इनको मिलने लग गया। इसलिए आजकल ये कम जो है आप लोगों को 48 आवर्स का ये विंडो प्रोवाइड कर रहा है। मंच के सामने बैठे हुए आदरणीय मैडम राजदान, जिनका सम्मान अभी किया गया, स्वर्गीय राजदान साहब के प्रयासों के चलते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन के चलते हुए, और मैं जब यहाँ से देखता हूँ, यहाँ बैठे हुए केरला से आए हुए नजीब साहब से लेकर के इस कोने में बैठे हुए आदरणीय महेंद्र सिंह जी से लेकर के जो आदमी को, जो मेरे जैसे आदमी को भी सफेद बाल वाले आदमी को आकाश से की ऊंचाई से जो है जंप करा सकता है, ऐसे रुद्रा सोलंकी से लेकर के पीछे आखिरी पंक्ति में कूलों के ओडल पालपुर पैलेस से जुड़े हुए कुलदीप सिंह जी तक, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूँ, क्योंकि इस सेक्टर से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है। और मैं अभिनंदन करता हूँ प्रेसिडेंट राजीव मेहरा साहब का कि उन्होंने मुझे एक बार फिर अपने इस परिवार के साथ में जुड़ने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। तो आर्टा को शायद मोहन जी नहीं जानते होंगे, मैं सोचता था शायद राजीव मेहरा साहब अपनी बातचीत तब करेंगे तब उल्लेख करेंगे। मोहन जी केवल ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल सेक्टर के लिए काम नहीं करते। ट्रैवल सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, विदाउट हैविंग कंपैशनेट हार्ट, which Honorable Puneet Chhatwal have just showcased, without having compassionate heart, tourism sector और hospitality sector में काम किया ही नहीं जा सकता। और जब देश में ऐसा अवसर जब कभी भी आया, रिसेंट पास्ट में, जब तक मुझे याद आता है पिछले 20-30 साल में, कारगिल की लड़ाई के समय में, कच्छ के भूकंप के समय में और कोविड के समय में, आयोटा ने आगे बढ़ करके सामाजिक सरोकार के काम किए, उसके लिए मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, भारत सदियों से विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हजारों हजार साल तक भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत की हस्तकला, भारत का विज्ञान, भारत की संपदा, भारत का वैभव, भारत का ऐश्वर्य, विश्व के सभी देशों के लिए, सभ्यताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। अनेक सदियों तक मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे भारत भर में आप ऐसे अनेक दुनिया भर से आए हुए यात्रियों के पदचिन्ह खोज सकते हैं, जो भारत को जानने के लिए, भारत को खोजने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को से सीखने के लिए और अपने वहां इस तरह के आयाम खड़े करने के उद्देश्य से भारत में आए। इसलिए भारत के लिए पर्यटन, विश्व में सबसे बड़ा पर्यटन में के क्षेत्र में अगर कोई डेस्टिनेशन था तो वो भारत सदियों सदियों से रहा। भारत में जो विदेश से लोग भारत की संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, भारत की बहुआयामी संस्कृति, इन सबको देखने के लिए आए, निश्चित ही हमारे देश को उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जो भारत को जानने के लिए आए थे, उनमें से बहुत सारे लोग बाद में भारत को लूटने के लिए आए, भारत की धन संपदा का हरण करने के लिए आए।
उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत की इस वैभवशाली संस्कृति को पद्दलित करने के लिए ईर्ष्या का भाव मन में लेकर के आए और अनेक सदियों तक भारत को उसके चलते हुए इस तरह के आक्रांताओं के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा और लंबे कालखंड तक गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा। और उसके चलते हुए जिस तरह का बदलाव हुआ, उस लंबे गुलामी के कालखंड के चलते हुए जिस तरह की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, पिछले 75 साल के इस कालखंड में भारत कदम ताल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और पिछले 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से तेज गति से आगे बढ़कर के भारत ने गति और प्रगति की है, जीवन के हर आयाम, जीवन की हर विधा में जिस तरह से भारत ने अपने विकास का एक नया बेंचमार्क पूरी दुनिया के सामने रखा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र हो, या वहां से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक, द एंटायर वर्ल्ड इज मेस्मराइज्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। जिस तरह से भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रगति की, कोविड की आपदा के बाद में जब विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई थी, उसके बाद में भी भारत ने जिस तरह से तेज गति से वी शेप रिकवरी की और पिछले 4 साल तक लगातार भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को खड़ा किया है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत में अब की बार टूरिज्म सेक्टर के लिए दोहरे दरवाजे इसने खोल दिए। एक तरफ एक बार पूरे विश्व भर में फिर भारत के लिए एक नया कौतूहल, नया आकर्षण दिखाई दे रहा है। पूरा विश्व भारत की तरफ एक नई आकांक्षा और अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। एक बार फिर भारत की इस गति को, भारत की इस प्रगति को, भारत की स्पीड और स्केल जिस पर भारत काम कर रहा है, इसको जानने के लिए उत्सुक है। भारत के इतिहास को लेकर के, भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को लेकर के, भारत की भौगोलिक विविधताओं को लेकर के, भारत की डाइवर्सिटी ऑफ क्विजीन को लेकर के, डाइवर्सिटी इन कल्चर को लेकर के, भारत की डाइवर्सिटी इन गैस्ट्रोनॉमी को लेकर के, भारत के विविधताओं को लेकर के दूरी दुनिया में एक बार फिर भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारत की तरफ देखने का आकर्षण नए सिरे से बढ़ा है। इट हैज ओपन्ड अ न्यू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक नया गेटवे भारत के लिए पूरे विश्व भर में खुल रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और इसके साथ साथ में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने पिछले 10 साल में काम किया, गरीब को गणेश मान करके गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के, उसके सशक्तिकरण के उद्देश्य से निमित्त को लेकर के जिस तरह से सफलतापूर्वक काम किया, उसने भारत के मध्यम वर्ग की जो ब्रैकेट है उसको बहुत तेजी के साथ में विस्तृत करना शुरू किया। सारी दुनिया के अध्ययनवेत्ता इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि 25 करोड़ लोग पिछले 10 साल के कालखंड में माननीय मोदी जी के प्रयासों के चलते हुए गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन सौभाग्य के साथ में जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। और उनकी जो पीढ़ियों से दबी हुई, कुचली हुई महत्वाकांक्षाएं थी कि कभी डिस्पेंसेबल इनकम हमारे जेब में होगी, तब हम भी अपने घर से बाहर निकल करके तीर्थाटन के लिए जाएंगे, पर्यटन के लिए जाएंगे, वो आज रियलाइज हो रही। इसने भारत के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार खोल दिया, भारत के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा दरवाजा इसके साथ में खुला। जिस तरह से भारत के मध्यम वर्ग के विकास के साथ साथ में भारत की जो हायर मिडिल इनकम ग्रुप है, उसकी डिस्पेंसेबल इनकम जिस तरह से बढ़ी है, उसने भी भारत में बड़ा खर्च करके टूरिज्म के लिए जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा कर दिया। लेकिन इस सब के चलते हुए जहां हमारे पास दोहरी संभावनाएं भी बनी, यदि हम सब ने, सरकारों ने और स्टेक होल्डर्स ने अगर जिम्मेदारी के साथ में काम नहीं किया, ये दूसरी तरफ से इट इज गोइंग टू वर्क एज ए ट्विन, एज ए स्वॉर्ड अगेंस्ट अस। बिकॉज जिस तरह से टूरिस्ट जो दुनिया भर में अपने घर से निकलता है, उसकी आकांक्षाएं, उसकी अपेक्षाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी अभीप्साएं जिस तरह से बदल रही,
पहले लोग या तो घर से मंदिर पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे या मॉन्यूमेंटल टूरिज्म के लिए जाते थे। अभी लोग इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, ओवरऑल टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए बाहर निकल रहे हैं। आज घर से बाहर निकल करके लोग केवल और केवल अपनी मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं जी अभी 1 महीने पहले एक दिन संजोग से मैं पार्टी के किसी काम से दायित्व के साथ में नासिक गया और वहां मुझे उस यात्रा में मुझे एक नया अनुभव मिला जो मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हुए उस विषय को, लेकिन क्योंकि यहाँ टूर ऑपरेटर्स बैठे जो इनबाउंड टूरिज्म के क्षेत्र में काम करते हैं। मैं गया था दिल्ली से नासिक, एक ही जहाज चलता है, सुबह जाता है और दूसरे दिन शाम को दूसरे दिन उसी जहाज से वापस लौटना होता है। मेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का असाइनमेंट था। मैंने बात की, संजोग से मेरी बेटियां दोनों जो है मुंबई में, तो मुझे लगा नासिक से मुंबई 2-3 घंटे की ड्राइव है, मैं ड्राइव करके मुंबई चला जाऊंगा। आई विल बी एबल टू हैव सम टाइम, सम क्वालिटी टाइम टू स्पेंड विद देम। दे वर पुटिंग अप इन योर होटल ताजमहल, गेटवे पे तो ताजमहल है, वहां रुके हुए। तो मैंने कहा मेरे लिए भी एक रूम बुक करा था। दैट डे वाज संडे एंड आई थॉट संडे के दिन मुंबई में मॉनसून सीजन में बिजनेस कैपिटल में शायद होटल बिल्कुल खाली पड़ा। मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, पापा मैंने पूरी कोशिश कर ली, एक भी कमरा अभी तक आपके लिए नहीं मिला। मैंने इधर उधर कुछ जुगाड़ लगाया, मुझे एक कमरा दे दिया। मैं जब कमरे में पहुंचा, आपके जनरल मैनेजर मुझे मिलने के लिए, और उन्होंने बड़े आग्रह से मुझे मनवार के साथ कहा कि सर आप जो खाना पसंद करेंगे मैं आपके रूम में भिजवा देता हूं। मुझे लगा कि वो शायद मुझे कमरे से बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए मुझे ये हॉस्पिटैलिटी ऑफर करती। मैंने भोजन किया। सुबह में जब रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए गया, मेरी बेटियां साथ में थी। जनरल मैनेजर साहब वहां रेस्टोरेंट में मुझे मिले, मैं उनको पहले से जानता हूं। मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसा चल रहा है होटल्स। मैंने अनायास उनसे पूछ लिया कि आज तो संडे है, होटल खाली होगा, आज तो इतना प्रेशर नहीं होगा। उन्होंने कहा सर नाउअडेज वीकेंड्स आर क्रेजी डेज फॉर अस। तब उन्होंने उद्घाटन किया, जो मुझे पता नहीं था कि मैंने सर इसीलिए आपके रात को भोजन आपके कमरे में कराया था, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में मैं आपको बिठा सकूं, मेरे पास जगह नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कौन आपके होटल में संडे को, बिजनेस कैपिटल है, व्यापारी कोई आता नहीं, 400 and more keys you are having to you have with you to offer, कौन आ रहा होगा? He said कि मुंबई के लोकल लोग स्टेकेशन के साथ के लिए आजकल होटल में आते हैं। मुंबई के लोकल लोग अपने घर से निकल करके जस्ट टू ब्रेक द मोनोटोनी, नया टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवलिज्म में बना है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। इट इज गोइंग टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द टूरिज्म। जिस आदमी को घर से निकल करके मुंबई में जाना है, फ्राइडे को शाम को छुट्टी मिलेगी, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, घर से निकल करके जाना है दिल्ली से, मुंबई से जाकर के इधर ही कैन गो टू उदयपुर और जयपुर और आगरा और एनी अदर प्लेस। शाम को उसको फ्लाइट नहीं मिलेगी, सैटरडे सुबह फ्लाइट लेकर के जाएगा, अगेन द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट, द स्टे देयर एंड वापस संडे की शाम को वापस लौटना पड़ेगा। एक रात के बजाय उसको जो है 3 दिन पुनीत जी के होटल में रुकने को मिलेगा, एंड सेम एक्सपीरियंस ही इज गोइंग टू हैव देयर विद द सेम कॉस्ट व्हिच ही हैज टू स्पेंड। दिस इज हाउ द डायमेंशन ऑफ द टूरिज्म इज चेंजिंग। वी हैव टू कोप अप विद दैट डायमेंशन। अगर हमने नहीं किया तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हमको इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। टूरिस्ट की बदलती हुई आवश्यकताओं को समझ करके उसके अनुरूप प्रोडक्ट डेवलप करने की आवश्यकता है, और हम सरकार में बैठे हुए लोगों को उसके दृष्टिकोण से को समझते हुए नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से अपॉर्चुनिटी हमारे पास में बढ़ी है, इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट मार्केट इन द फॉर द टूरिज्म इन द वर्ल्ड, क्योंकि वैसे भी हम दुनिया के लगभग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश बन गए। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 8% की रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ में जिस तरह से हमारा, जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास की संख्या बढ़ रही है। मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब हम साथ आए तब टूरिज्म की रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, भारत सरकार की भी, अर्नेस्ट एंड यंग की भी, और साथ में जो
जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट दी है, उसको भी मैं पढ़ रहा था। भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है, भारत का द CAGR ऑफ द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म सेक्टर इज गोइंग टू बी मोर देन 20%। सो 20% से ग्रोथ अगर होगी तो आने वाले 5 साल में मोहन जी जितना टूरिस्ट हमको आज मिल रहा है उससे 5 गुना टूरिस्ट जो है वो उससे दुगना टूरिस्ट आने वाले 5-6 साल में होने वाले हैं। Where we are going to accommodate, we have to create more and more destinations. और भारत सरकार का फोकस इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है कि हम आने वाले 5 साल में देश में नए डेस्टिनेशन डेवलप करें, नई जगहों को डेवलप करें, जिसके लिए मुझे सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग की आवश्यकता। भारत सरकार अपने एफर्ट्स के माध्यम से डेस्टिनेशंस पर टूरिस्ट का ऑल ओवर एक्सपीरियंस बढ़े, उसके लिए काम कर रही है। और मैं ये दायित्व मिलने के बाद में मैंने स्टेक होल्डर्स के भी साथ बात की है, मैंने मंत्रियों के साथ में भी डिफरेंट रीजन्स में जाकर के रीजनल मीटिंग की। कल भी हम लोग पश्चिम क्षेत्र और सेंट्रल इंडिया के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ में हमने एक मैराथन मीटिंग 5-6 घंटे तक की थी। हमने विचार विमर्श किया और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, देश के सभी प्रदेशों में टूरिज्म की संभावनाओं के दोहन के लिए एक हेल्दी कंपटीशन जो है देश में चल पड़ा है। देश के हर राज्य की सरकार अपने प्रदेश में टूरिज्म को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उन संभावनाओं पर काम कर रही है। और मैं इसके चलते हुए एक बहुत सुनहरा भविष्य इस दृष्टिकोण से भारत का देखता हूं। भारत का टोटल जो ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर में भारत का जो शेयर है, दैट इज समवेयर अराउंड 7%। हम कैसे उसको बढ़ा करके और डबल डिजिट में अगले 5 साल में लेकर के जा सकते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको साथ मिलकर के इस पर काम करना। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा, इट इज ट्विन इज इट्स स्वॉर्ड अगेंस्ट अस। एक तरफ जहां हमारा जो इलीट टूरिस्ट है, जो भारत का डोमेस्टिक टूरिस्ट विच हैज द हाई कैपेसिटी ऑफ स्पेंडिंग, उसके लिए विदेश का आकर्षण जो है, एक तो विदेश जाने का आकर्षण और दूसरा बेटर प्रोडक्शन ऑफरिंग्स व्हाट ही इज हैविंग आउटसाइड इंडिया, वो बिजनेस हमसे जो है किसी तरह से हमारे हाथ से जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे टूरिस्ट का प्रेशर बढ़ा और उसके कारण से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ होटल्स, कॉस्ट ऑफ रूम पर नाइट हमारा जिस तरह से बढ़ा है, उसके कारण से हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर तो उसको अफोर्ड कर रहा है, लेकिन 80% ऑफ द टोटल इनबाउंड टूरिस्ट विच यूज्ड टू ट्रैवल टू इंडिया, उसको आज की तारीख में हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर ने एल्बो आउट करके बाहर निकाल दिया। इट इज नॉट, इंडिया इज नॉट ए वेरी कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन नाउ इट इज फॉर द टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। वी विल हैव टू थिंक ऑफ, हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मैं आप सबको, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए और भारत को जो हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, 2047 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को जिस मुकाम पर लेकर के जाना चाहते हैं, 2047 तक हम सब मिलकर के भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। परसों के दिन में टूरिस्ट जो है, भारत सरकार के मंत्री समूह की एक बैठक थी, जिसमें मंत्री परिषद की एक बैठक थी, जिसमें 2047 के गोल और आने वाले 5 साल में हम उसको किस तरह से, किस रोड मैप के साथ में आने वाले 5 साल में और अगले 5 साल में अचीव करेंगे, उसके बारे में विस्तार से बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने प्रेजेंटेशन किया। पिछले 5-10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है, हमने हाईवेज बनाए, नए जिस तरह से रेलवे कॉरिडोर जिस तरह से बने, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर जिस तरह से बने, नए एयरपोर्ट जिस तरह से दुगने हुए, पर आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको देख करके चकित है। हम सब लोगों को भी निश्चित रूप से एक सुखद एहसास होता है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जितना काम पिछले 10 साल में हुआ है, इसका 5 गुना काम आने वाले 10 साल में होने वाला है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी आप सेगमेंट उठा करके देखें। आज हम दुनिया में, हमारे पास में टोटल डोमेस्टिक स्काईज में काम कर फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट की संख्या जो है वो 1500 के आसपास। आने वाले 10 साल में इट इज इनएविटेबल टू गो राइज टू 3000, 2 गुना हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि 2047 तक जिस तरह से शहर में ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे ऊपर भी ट्रैफिक जाम होगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ निश्चित रूप से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज तो खड़ा करेंगे, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को जो है हार्वेस्ट करने के लिए भी हमको भी गियरअप होकर के उसी दृष्टिकोण से काम करना पड़ेगा। मित्रों, अपार संभावनाओं का द्वार भारत के लिए मैं देखता हूं। उसके साथ साथ में क्योंकि ये सेक्टर
और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज इट इज द सेकंड हाईएस्ट जनरेटर ऑफ द जॉब्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा जॉब पैदा करने वाला देश है। राज्यों के लिए और केंद्र की सरकारों के लिए, सरकार के लिए भी निश्चित रूप से एक बड़ी आवश्यकता, और मैं उससे आगे बढ़कर के देखता हूं बिकॉज टूरिज्म इज द ओनली सेक्टर जिसमें दुनिया में महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई देता है तो मोर देन 50%, द डेटा शोज 50% महिलाओं को जब रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से, अभी मैंने ये लगा करके रखा है ट्राइबल बेटी ने जो छोटा छोटा सोवेनियर्स जो बना रही, अप्रत्यक्ष रूप से हम कितने महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। एंड टूरिज्म सेक्टर इज गोइंग टू बी द सेकंड सेक्टर जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकता है, विच इज द नीड ऑफ द आर्ट ऑफ आवर नेशन। मैं ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार पर खड़े भारत में आप सब लोग किस तरह से भारत को दिखाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें, दुनिया को हम भारत किस तरह से दिखा सकें, इस सब पर हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार सभी तरह से सेक्टर को ग्रो करने के लिए हम सब लोग साथ खड़े। मैं जब आ रहा था तब हम लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे, पुनीत जी और हम चर्चा कर रहे थे। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम इंतजार कर रहे थे तब मैं और राजीव मेहरा साहब चर्चा कर रहे थे। मैंने जब स्टेक होल्डर्स के साथ में बात की तब सब इन सारे विषयों पर बात की है। आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील द पेन विच यू पीपल आर हैविंग and the policy reforms which you are looking for. I assure that they will be happening soon. Thank you very much. आप सबको शुभकामनाएं दें। Thank you, Mr. Minister. May I now request the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, to please address the convention. इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के इस वार्षिक सम्मेलन में हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत बहुत अच्छे से उनने बात की। जोरदार अभिनंदन करें उनका आप सब। माननीय मंत्री जी ने मेरा वजन बहुत हल्का कर दिया। मुझे लगा कि मुझे बोलने के लिए बहुत अपने आप में जिस ढंग से आपने बात रखी है, ये समग्र बात आ गई भारतीय संस्कृति से लगा करके हमारे अपने व्यवसाय से और व्यवसाय के साथ वर्तमान में भारत सरकार की भूमिका कोई कम शब्दों में समग्र रूप से कैसे समेट सकते। मैं संस्कृति मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिनने अपनी बात बहुत अच्छे से की है। आज के इस अवसर पर हमारे अपने पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहरा जी, रवि गोसाई जी, हमारे ACS शुक्ला जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अतिथि और देश भर से आप सब पधारे इसी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण। सर्वप्रथम मैं हमारी कश्मीर से आई बहन आपको बधाई दूंगा जिनको एसोसिएशन के द्वारा बधाई दी गई या उनका सम्मान किया गया। मुझे मेहरा जी बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर फिल्म की इंडस्ट्री को खड़ा करने वाले या रुचि बनाने वाले कोई परिवार का अगर नाम स्मरण किया जाएगा तो वो राजदान परिवार है जिनने वर्षों पहले कश्मीर को एक नए रूप में भारत के उस स्वर्ग को दुनिया के सामने लाने के लिए पहले पर्दे का इंतजार लोग हम सब जानते हैं, कितने गाने बने, कितने प्रकार की शूटिंग हुई, क्या क्या हमारे अपने देश के अंदर इतना खूबसूरत कोई राज्य है उसको लाने में आपका योगदान था। और इस नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी जोरदार धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने उस सुंदर काल में जब आपने कश्मीर पे लोगों का ध्यान आकर्षित कराया और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिसके कारण से पर्यटन रुका था
वो बड़ी बाधा हटाने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज नया दरवाजा खोला। भारत अपनी प्रगति में आने वाले पत्थरों को उठाने के लिए न केवल समर्थ है बल्कि दुनिया को सबूत देता है कि वो अपने घर के अंदर के कष्टों को भी मिटाने में सक्षम है और दुनिया में भी आने वाली परेशानी के लिए अपना हल आगे निकाल करके हाथ बढ़ाने के लिए। हम सब देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र का सेनानी जाता है जो रूस में भी डंके की चोट जाकर के शांति की बात करता है और यूक्रेन में भी उससे आगे बढ़कर के बात करता है। ये बदलते दौर में भारत की भूमिका का एहसास कराने का समय है। इस बात को हम आप सब इस नुक्ते से भी समझ सकते हैं। 10 घंटे ट्रेन में कोई सफर करे, पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा, यहाँ इस एसोसिएशन में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। आप सबके सबसे बड़े प्रमोटर तो मोदी जी बन गए। हमारे दृष्टि से जोरदार अभिनंदन करो कि हमारे प्रकार से जिस व्यक्ति का एक एक मिनट कितना कीमती है, लेकिन हमारी यात्राओं का क्या महत्व है, उस यात्राओं के महत्व को बताने के लिए उन्होंने उस मार्ग को चुना। और हम सब जानते हैं एक अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। आपने कहा कि ये मैं गजेंद्र जी को बता रहा हूं, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि 4 साल से भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर भारत को बनाया, लेकिन वो चुनौती कितनी बड़ी थी। चुनौती कोविड के समय की थी, लेकिन इस कोविड के समय के बावजूद भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है, ये अगर चमत्कार हुआ है तो आज की हम इस बात के लिए बिना संकोच कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती है। यह हमारा सौभाग्य और भारत का सौभाग्य। और वो तो स्वयं अपने लिए जब टूरिज्म के लिए वो चीफ मिनिस्टर थे तो अमिताभ बच्चन को लेकर के और कितने प्रकार से उन्हें प्रमोट किया है। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, आप यहाँ आए, हमारे धर्मेंद्र जी ने मध्य प्रदेश की बात कही है और मध्य प्रदेश में आपने मौका दिया तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, आपका स्वागत करता, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल की नगरी से मैं अगर कल्पना करता हूं कि आपकी भूमिका अगर क्या है तो महादेव के आगे नंदी बैठते हैं। नंदी के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती, तो ये हमारे सब नंदी के रूप में आपको भी प्रणाम करते हैं। मूल भूमिका आपकी हम सब समझ सकते हैं और आपको अपने काल के कृपाल में महाकाल की नगरी में भी दर्शन करने जाना है। और महाकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तो समय के देवता है, महाकाल काल के देवता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच सबका समय नियत है। ऐसे नियत समय के नियंता के यहाँ समय भी उनकी भ्रकुटी में बंधा हुआ है, ना उससे बाहर है ना उसको उनको छोड़ के जा सकता है। जो सृजन के देवता भी है, संहार के देवता भी, जो हमारे लिए जीवन में प्रतिपल उत्साह, उमंग और उल्लास जगाने वाले भी। ऐसे में आपके माध्यम से इस दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरती का दर्शन कराने के लिए ये हमारे पूरा ऑपरेटर्स तो वही भूमिका में है जिसके लिए नारायण नारायण कहते नारद मुनि हजारों वर्षों से भगवान की तपस्या करते हैं और एहसास कराते हैं, आओ जियो और जीने दो, इस प्रकृति का आनंद लो। हमारी अपनी आजीविका तो चलेगी, लेकिन प्रकृति के अंदर ये समूची मानवता को स्थापित करने के लिए देश की सीमाओं से बाहर जाकर के, राज्य की सीमाओं के बाहर जाकर आपस में आप उस गुमसुम पड़े पहाड़ से भी बात करते नजर आते हो जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता है। या आप भीमबेटका की गुफाओं में जाकर के हमारे यूनेस्को के माध्यम से जिनको गौरवान्वित किया गया, ऐसे कई हेरिटेज के स्थान पे ले जाते हैं। यह आप ही की विशेषता है कि भारत के अंदर की अच्छाइयों को बांटने के लिए कोई सरकार अपने लेवल पे ये आयोजन नहीं कर सकती है। जो आपके माध्यम से होता, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं।
जब आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ी यहाँ की बात भी करें। पूरे देश की एकमात्र राजधानी है, आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। पूरे देश में अलग अलग राज्य है, लेकिन भोपाल एक ऐसी राजधानी है जहां सड़कों का उपयोग दिन में मनुष्य करते और रात में बाघ घूमते देते हैं। टाइगर आपको मिल जाए तो आश्चर्य मत करना, ये भोपाल में ही घूम रहे, डरना मत। लेकिन वो भी जिएंगे, आपको भी जीने देंगे। ये हमारे ही हो सकता है, आश्चर्य नहीं है। अच्छा, हमारे बीच में से आप कई प्रमाण देखिएगा इस बात। ये हमारा एक उत्कृष्ट महाविद्यालय है। मैं पहले शिक्षा मंत्री था 2 साल पहले। मैं गया दौरा करने, तो दौरा करने में वहां के प्राचार्य बच्चों ने कहा कि भाई साहब आप एक काम, मंत्री जी एक काम आप तुरंत कराइए। हमने कहा क्या करना है? बोले थोड़ी दीवार बड़ी करवा दीजिए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले दीवार इसलिए बड़ी कराइए कि कल ही टाइगर आ गया था, बार बार कूद जाता है, तो थोड़े बच्चे डर रहे हैं, जरा इनकी चिंता कर लेते। लेकिन ये आप बताइए, किसी भी सह अस्तित्व के लिए अगर कोई हमारे इस तरह की अध्ययन करने वाले भी लोग मिलेंगे कि सह अस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण कहीं देखोगे, तो आमतौर पे हम अपने रिजर्व टाइगर में तो टाइगर देखते ही देखते हैं, लेकिन अब ये अपने ढंग से बाघ ने भी हमारी आबादी के साथ जीना सीख लिया है। ये हमारा एक तरह से जीता जागता पर्यटन का केंद्र बन गया भोपाल, और आप संयोग से यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस रहस्य उद्घाटन के साथ कि आप जहां हो वहां की विशेषताओं की जानकारी लीजिए। आमतौर पर बांध जितने देखे होंगे, भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके सारे बांध, जिस बांध की शैली में आज भी 1000 साल पहले राजा भोज ने बांध की शैली क्या होना चाहिए, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये बड़ा तालाब आप देखना। इस तालाब के बनाने की विशेषता क्या है? इस तालाब के बनाने की विशेषता है, बड़े बांध तो जब भी बनते हैं आज के दिशा में, वो आज तो सुख देते हैं, लेकिन आने वाले समय में 100 साल 50 साल के बाद मोरवी का बांध टूटा, बाकी बांध टूटते क्योंकि मुख्य धारा को रोकते हैं, और मुख्य धारा में जब पानी का दबाव बनता तो आज नहीं तो कल वो टूटने की संभावना होती है। जब बांध टूटता है तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में क्या होता बताने की जरूरत नहीं, कितनी जनहानि होती, नुकसान होता है। लेकिन ये उत्कृष्ट शैली का बांध, जिसको चट्टानों की तरफ से पानी रोका गया, नेचुरल चट्टान से पूरा बांध रोका गया, और उसका विस्तारीकरण बिल्कुल नाम मात्र के लिए, जहां आपका होटल है इसके आगे से ही कोलार का थोड़ा सा हमारा दरवाजा बना। ये एक तरह से आज भी तमाम इंजीनियरों के लिए चुनौती वाली रचना है कि हमारे कम खर्च में बड़े से बड़े बांध में कितना पानी इकट्ठा होता है, और भविष्य जिसमें टूटने की संभावना ही नहीं। ये स्थापत्य की बांध की कला ये आपकी अपनी आंखों के सामने दिखाई देगी। आपने सांची का स्तूप देखा होगा, 2200 साल पहले बनाया हुआ, और वो नहीं, ऐसे कई सारी चीजें जिसपे मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ। अगर आप उज्जैन जाओगे तो उज्जैन में बगैर घड़ी के अपने आप दीवार पे अपना समय क्या है आप घड़ी से मिला लीजिएगा, वहां आपको हमारे भित्ति यंत्र के माध्यम से धागों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की रश्मियां समय का निर्धारण बता देगी कि इस घड़ी इस समय क्या बज रहा है। और शुद्ध समय अगर अपन देखना चाहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम रात की 12 बजे नहीं बदलना चाहिए। वास्तव में हमारा समय तो सूर्योदय के समय से होता है, जिसको वैदिक टाइम बोलते हैं। उसकी वैदिक टाइम की आधुनिक समय की एक घड़ी भी आपको उज्जैन में दिखाई देगी। और इसी प्रकार से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन अर्थात 6-6 महीने बाद आसमान में सूर्य कक्षा कैसे बदलता है अपनी आंखों से दिखाई देगा। शंकु यंत्र के माध्यम से कीला गड़ा, जिसमें सूर्य के समय 22 जून और 21 दिसंबर पे कभी आप टूर ऑपरेटर को यहाँ अपने आप में से भी आए या किसी को भेजिए तो दिन के 12 बजे वो देख सकते हैं कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में कैसे प्रवेश कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातों पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपने आज ये आयोजन करके और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश को धन्य किया है और एक 49वें यात्रा की तरफ कदम बढ़ाए, तो मेरी अपनी ओर से बधाई है, शुभकामना है। और जहां आपको लगे कि मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मैं पूछ रहा था कि टूर ऑपरेटर्स में से अभी बड़े संस्थान होटल के मालिक कितने हैं,
तो मुझे बताया गया कि 20 होंगे। फिर मैंने मेहराज जी को और जोर लगाया तो कि 30 होंगे। तो हमने कहा मेंबर कितने हैं? बोले 1200 से 2000 के आसपास में है। मैंने कहा मैं भगवान से कामना करता हूँ अगली बार ये सब अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बने, ताज जैसे सारे अपने होटल बनाए, इस व्यवसाय में लगे। आपके लिए सबके बड़ी मंगल कामना, क्योंकि हमारे अपनी टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी चल रही है। कभी शिवशेखर शुक्ला जी से हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ चर्चा करके इस दिशा में एमपी में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हम उसमें बहुत बड़ा एक तरह से सरकार के माध्यम से इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Chief Minister, sir, for your kind words and encouragement. We'd like to now present a few tokens of appreciation to our esteemed guests on the dais, and I would request the Honorary Treasurer Ayato and Co-Chair 39th Convention, Mr. Sunil Mishra, to please present a memento to the Principal Secretary, Tourism, Madhya Pradesh, Shri Shiv Shekhar Shukla. May I request the Vice President Ayato and Chairman of the 39th Convention, Mr. Ravi Gosai, to please present a memento to the Honourable Minister of State, Independent Charge for Culture, Tourism, Religious Trust, Religion Department, Shri Dharmendra Bhav Singh Modi. May I now request the President Ayato, Mr. Rajiv Mehra, to please present a small memento to both the Honourable Union Minister of Culture and Tourism, Shri Rajendra Singh Shekhawat,